हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ यहाँ से फिर से उपस्थित हुए हैं। और यस्टरडे मतलब कल तक हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लास लिया था और बायोलॉजी में लगभग 1 से लेके 22 जो लेक्चर हैं, यानी टोटल ओवरऑल 22 लेक्चर को हम लोग लिए हैं उसको कवर करने के लिए। ओके, तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को हम लोगों ने कवर किया है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। ओके, और इसको हम लोग टोटल 22 लेक्चर में कवर किए हैं। और यूपी पीसीएस के द्वारा या यूपी पीएससी के द्वारा 2024 तक जितने भी सवाल आए हैं हम वहाँ तक उसको कवर किए हैं। ओके, तो ये सीरीज का जो पहला मेजर टॉपिक था, यहाँ से लगभग जहाँ से आपको लगभग 10 से लेके 12 सवाल बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं, उसको हम लोगों ने कवर कर रखा है। ओके, तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको जाके एक बार ज़रूर देखें उसको, और अपना जो फीडबैक होगा उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ओके, शुरू के 2-3 लेक्चर जो थे उसमें थोड़ी सी साउंड क्वालिटी डिस्टर्ब थी, और इसके बाद मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया था आगे चल करके, और वो फाइनली इम्प्रूव हो भी गया था। ओके, क्योंकि मैंने जो भी क्वालिटी है उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मेरी बिल्कुल नहीं है। जो मुझे फीडबैक आप लोग देंगे उसी की अकॉर्डिंग मैं इस सीरीज़ को आगे लेकर चलूँगा, और उसमें अलग अलग तरीके की जो भी मॉडिफिकेशन हो सकती है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है बायोलॉजी तो मैंने कवर कर लिया है। तो आज जो मैं दूसरा सब्जेक्ट लेके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ वो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे भी आपको लगभग 10 से लेके 12 सवाल तक हर साल यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ये मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होते सवाल इसके, लेकिन जब कभी स्कीम या कोई ऐसे कन्वेंशन के बारे में पूछ लेता है जो उसको मतलब स्टूडेंट जो भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी कभी पढ़े नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यानी जो इससे पूछा जाता है सवाल वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ फैक्चुअल नेचर के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो किस साल पारित हुआ, ऐसे ये इस तरीके के जो सवाल होंगे ना वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे आप यूँ समझिए कि एलिफेंट जो या प्रोजेक्ट जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है, या प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो कब स्टार्ट हुआ है। तो ये ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं और ये हमेशा आते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं आते हैं, हर साल एक आध सवाल कहीं न कहीं से दिख ही जाता है कि वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, और इसके अलावा जो इसके जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं वो भी, जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के दौरान मिलेंगे उनको हम लोग एक एक करके समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सीरीज में बिल्कुल भगाने के मोड में नहीं हूँ, इसको बहुत आहिस्ते आहिस्ते आराम से जो भी इसमें आप यूँ कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट या टर्म ऐसे आ जाएं जिनको समझना ज़रूरी है उसको हम समझाते हुए चलेंगे। ओके, तो आई होप इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक इस रूप में भी दीजिएगा कि जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट ही बना रहा हूँ, बट हो सकता है मे बी कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो जो परफेक्ट नहीं होती है उसको परफेक्ट बनाने के लिए आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक ये 100% ये परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपके फीडबैक की ज़रूरत मुझे बहुत है, और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो भी इसको प्रॉब्लम, जहाँ भी उसको लग रहा हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल अपना फीडबैक देंगे और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज का जो लोग हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका जो आज पहला टॉपिक है वो है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता क्या है उसको समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं स्टूडेंट कि इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है। अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग लेकर यहाँ आए हैं तो पहले उसके मतलब को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है, दोनों एक होते हैं या दोनों में डिफरेंस है।
तो पहले उसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आएगा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। ओके, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट जो एनवायरनमेंट होता है इसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, पर्यावरण। तो आम बोलचाल की भाषा में ये बोल दिया जाता है ना कि यहाँ का पर्यावरण बहुत ख़राब है या यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, तो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता होगा। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो पर्यावरण का अगर एक लाइन में डिफिनीशन दिया जाए तो पर्यावरण का अर्थ होता है कि जो भी हमारे चारों तरफ मौजूद सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं जिनसे जीवन संभव होता है, उसी चीज़ को पर्यावरण बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे चारों तरफ, सपोज कीजिए कि ये हम लोग हैं, सपोज कीजिए ये हमारा घर है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए ये अपना घर है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर के चारों तरफ कुछ है नहीं। ओके, तो हमारे घर के चारों तरफ किसी और का घर होगा, हमारे पड़ोसी का घर होगा, और अनेक तरीके के जो प्लांट्स होंगे वो होंगे, अनेक तरीके के एनिमल्स होंगे, एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होंगी वो भी होंगी। ये सब चीज़ हमें घेरे हुई हैं। तो जो हमें घेरे हुई हैं बेसिकली उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी मौजूद चीज़ें हैं वो चाहे नेचुरल है चाहे वो मैन मेड हैं, उन सब में जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, जो हमारे जीवन को संभव बनाती हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, यानी उसे हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ओके, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इकोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। ओके, उसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट को पर्यावरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। ओके, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। इन्वायरमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है जिसमें कि इकोलॉजी भी आ जाता है, यानी इकोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड होती है। लेकिन इकोलॉजी होता क्या है पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो इकोलॉजी वह विज्ञान होता है या वह साइंस का ब्रांच होता है जो जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच, यानी उनके इन्वायरमेंट के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी इकोलॉजी में मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इकोलॉजी जो है साइंस का वो ब्रांच है जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो जीव हैं, और उनके साथ जो उनके साथ रहने वाला पर्यावरण है, उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ओके, मैं इसे दूसरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। किसके बीच, जीव हो गए यानी लिविंग थिंग्स प्लस उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ओके, इन दोनों के बीच जो भी पारस्परिक संबंध होगा इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इकोलॉजी अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट का ही एक ब्रांच है या इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट होता है, जबकि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट ओवरऑल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको शामिल हो जाएंगी, इकोलॉजी जैसे कई ब्रांच इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आई होप इस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका उसको आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट पे हम लोग वापस फिर से आते हैं कि इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो जो ये इन्वायरमेंट टर्म है स्टूडेंट, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड था जिसका, ये फ्रेंच वर्ड कौन सा था, इसका ये है आपका एनविरॉन। एनविरॉन ये एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है एनविरॉन का इन सर्कल, इन सर्कल या सराउंड। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है इसको फ्रेंच के एक वर्ड एनविरॉन से लिया गया है जिसका मतलब होता है इनसर्कल यानी घेरे हुए, या सराउंड यानी चारों तरफ से घेरा हुआ। ओके, और यह एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें कि क्या क्या इसमें शामिल है पर्यावरण में। तो पर्यावरण में जो शामिल होती हैं एग्जाम हम लोग एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं। पहले जो नेचुरल थिंग्स होती हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। नेचुरल थिंग्स यानी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे नेचुरल थिंग में आपका आ जाएगा एयर, आ जाएगा पानी, आ जाएगा लैंड, आ जाएगा मिट्टियाँ, आ जाएंगी फॉरेस्ट, आ जाएंगे ओशन, ये सब जितने भी हैं ये नेचुरल थिंग्स हैं। ओके, और इसके बाद अगर हम लोग और देखें कि इसमें और क्या होता है तो आपका लिविंग थिंग्स
नेचुरल तो हो ही गया, तो लिविंग थिंग्स भी हम लोग देख लेते हैं, लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स के एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन के अलावा एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कई तरीके के इंसेक्ट होते हैं, बहुत तरीके के ऐसे जानवर होते हैं जहाँ पे मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जब चीज़ें हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, लिविंग थिंग्स। इसके अलावा अगर ये भी देखें हम लोग कि इन दो पॉइंट के अलावा और क्या हो सकता है, तो आपका हो सकता है ह्यूमन मेड थिंग, ह्यूमन मेड थिंग्स यानी मैन मेड थिंग्स। ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका बिल्डिंग से, सपोज कीजिए इंसान बिल्डिंग बनाता है, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, इसके साथ साथ इंसान जो है वो शहर भी बनाता है यानी सिटीज़, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा और पॉइंट अगर देखने की बात की जाए तो जैसे नेचुरल कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, नेचुरल कंडीशन से आप कंडीशंस में आपका आ जाएगा क्लाइमेट आ जाएगा, क्लाइमेट के अलावा जो वेदर होते हैं वो आ जाएंगे, इसके साथ साथ इकोसिस्टम भी आपका आ जाएगा। ओके, तो ये जब कुछ चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये पर्यावरण में शामिल चीज़ें हैं। ओके, तो द एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, अब सपोज आपके मन में एक सवाल आएगी कि सर इन्वायरमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो बेसिकली ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, ये हमें भोजन देता है, भोजन के अलावा हमको पानी देता है, इसके अलावा ये जलवायु संतुलन बनाए रखता है यानी रेगुलेट क्लाइमेट एंड वेदर, इसके अलावा ये आपको वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण भी करता है क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं तो हम लोगों का ये प्रोटेक्शन भी करता है। इसके अलावा ये अर्थ जो है, पृथ्वी हमारी है, उसको हैबिटेबल यानी रहने योग्य बनाता है। तो ये कुछ चीज़ें इसकी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ में आया होगा इन्वायरमेंट के बारे में। मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश किया है कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ये हमारे लिए ये मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होता है, इसके अलावा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें जीव और इन्वायरमेंट एक दूसरे के जो परस्पर होते हैं, एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक तरीके से। इसे भी हम लोग आगे सवाल आएगा तो उसमें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज के जो लेक्चर है इसके पहले सवाल पे चलते हैं। ओके, जितना भी आप लोगों को टॉपिक या टर्म्स नहीं समझ में मतलब इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता चलूँगा। ओके, तो हम लोग आज पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन्वायरमेंट रिफर्स टू, यानी जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है कि द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। ओके, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो भूमि है या जल है, वायु है, वनस्पतियां हैं और इसके आसपास विद्यमान जानवरों की प्राकृतिक दुनिया जो है उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। अगले ऑप्शन बी कह रहा है कि द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसके कहने का मतलब है किसी दिए गए समय पर मनुष्य को घेरने वाली सभी परिस्थितियां। ये भी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे चारों तरफ हमें घेरे हैं उसे हम लोग इन्वायरमेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो सेम वही पॉइंट है ये। ओके, तीसरा इसका ऑप्शन कह रहा है कि द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड, यानी भौतिक, फिजिकल मतलब भौतिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक एंड कल्चरल मतलब आपका सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रियाशील प्रणाली को आपस में जुड़ी हुई हैं यानी इंटरलिंक्ड हैं। तो मुझे ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट लग रहा है। बेसिकली ये तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन है किसके, इन्वायरमेंट के। ओके, तो सवाल पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट रिफर्स टू, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, यानी जो ये तीन ऑप्शन में फिट कर रखा है ये तीनों अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट का एक डेफिनेशन है। ओके, तो ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ओके,
यानी इसके कहने का मतलब है सवाल का कि जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी ये जो ऑप्शन दे रखा है इस कैटेगरी में जनरली इन्वायरमेंट को क्लासिफाइड किया जा सकता है। उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इन्वायरमेंट की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा वो कैटेगरी है, वो नहीं है। ओके, पहला दे रखा है आपका ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, दूसरा दे रखा है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, तीसरा दे रखा है आपका कल्चरल इन्वायरमेंट, चौथा दे रखा है आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर इस सवाल को समझना है, मैं वापस पहले सवाल पे चलता हूं और पहले सवाल के ऑप्शन नंबर सी को हम लोग वापस देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, इन्वायरमेंट का जो ऑप्शन नंबर सी है कि मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट, ओके, विच आर इंटरलिंक्ड, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, इसके साथ साथ आपका कल्चरल इन्वायरमेंट हो सकता है। यही जो ऑप्शन दे रखा है यही अगले सवाल में एक क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया। ओके, तो अब हम लोग आते हैं वापस सेकंड सवाल पे। अब आप देख लीजिए कि उस सवाल के ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा था कि फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल के साथ कल्चरल इन्वायरमेंट दे रखा था, इसके साथ साथ ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी दे रखा था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस कैटेगरी में इन्वायरमेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सा कैटेगरी नहीं है जिसमें वो कैटेगराइज किया जा सकता है, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ओके, बाकी ये तीनों में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर नॉट पूछा है तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज रीजन। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, पहले हमको इस सवाल को समझने से पहले ये समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ओके, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले इसको समझते हैं फिर हम लोग वापस सवाल पे आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, तो इसे हम लोग हिंदी में सतत विकास भी कहते हैं। मैं हिंदी इसलिए साथ साथ समझाया चलता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के होंगे, वो इंग्लिश के सवाल को देख के बिल्कुल नहीं डरेंगे कि सर आप हिंदी में मतलब इंग्लिश में ही सारा चीज़ बता रहे हैं। तो मैं जितना भी पॉइंट है सबको हिंदी में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो मेरा लेक्चर है या जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सवाल जितने मुझे मिले हैं वो इंग्लिश में हैं, तो बेसिकली मेरा मीडियम इंग्लिश था, इस वजह से सवाल मैंने इंग्लिश के लिए रखे हैं, लेकिन जो भी मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ मैं हिंदी भी उसका टर्म बताता चलता हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी में मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास, सतत मतलब लगातार और विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी ओके। तो सतत विकास बेसिकली वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी सपोज कीजिए जो आज हमारी जनरेशन है, ये आज की जो हमारी जनरेशन है वो इन्वायरमेंट से या इस नेचर से जितनी भी चीज़ें ले रहा है या कंज्यूम कर रहा है उसकी सुरक्षा को मेंटेन किए हुए हम लोग फ्यूचर की जो जनरेशन, जो अगली पीढ़ी आएगी, उनके भविष्य को के बारे में भी हम लोग सोच के उसको उपयोग करें। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वह विकास होता है या वह डेवलपमेंट होता है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे। यानी सपोज कीजिए कि आज मेरे पास अगर 100 किलो है और ये फ्यूचर में आगे और ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, कोई चीज़ मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 100 किलो गेहूं है जो आज हमें कंज्यूम करना है, और उस कंजप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग जो इसको तो कंज्यूम करेंगे, लेकिन उस तरीके से उसको कंज्यूम करना है कि जो हमारे फ्यूचर में भविष्य में अगली पीढ़ी आने वाली है उसको भी प्रॉपर तरीके से वो नेचुरल चीज़ें मिलती रहें। ओके, इसी चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। असर्शन कह रहा है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। वो इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए, यह मानव समाज के लिए या मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास।
रीजन क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको बिना कंप्रोमाइज किए आज जो हम लोग नेचर से यूज कर रहे हैं बेसिकली उसी के एक हिसाब से यूँ कह लीजिए कि आप एक मैनर में इसको यूज करना जो कि हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को नुकसानदेह ना हो, उसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी और रीजन क्या कह रहा है कि एक प्रकार का विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिल्कुल, और साथ ही भविष्य की जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित नहीं करता। यही रीजन कह रहा है, रीजन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो तरीके, मतलब दो पॉइंट मैंने आपको बताया। असर्शन में ये कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भविष्य रीजन क्या कह रहा है कि ये भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जो रिसोर्सेज कंप्रोमाइज किए बिना हम लोग आज यूज करें उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और इसका जो है ये रीजन जो है इसको करेक्टली डिफाइन भी कर रहा है, ओके, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू और रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यानी चार पॉइंट दे रखा है उनके क्रोनोलॉजी में, यानी वो कब बने या कब उनके साथ घटना हुई उसके बारे में उसको अरेंज करने की बात कर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग रियो अर्थ समिट की बात करें तो रियो अर्थ समिट जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। ओके, ये रियो जो है ये ब्राज़ील में हुआ था। ओके, रियो अर्थ समिट आपका हुआ था जून 1992। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ईयर जब तक आप नहीं जानेंगे ये सवाल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो रियो अर्थ समिट की अगर बात किया जाए तो ये जून 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ओके, पॉइंट सेकंड है आपका कि पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये बेसिकली जो ये रिपोर्ट है ये आपकी आई थी 1987 में, और इस रिपोर्ट का जो ऑफिशियल नाम था वो था आपका आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, इस रिपोर्ट का ये जो ऑफिशियल नाम था यानी ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आई थी उसका जो ऑफिशियल नेम था वो क्या था या किस नाम से वो आया था? तो आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, ये कब आया था? तो 1987 में आया था। ओके, पॉइंट 3 कह रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। ओके, और ये प्रोटोकॉल कब आया था सवाल ये कर रहा है, तो ये आया था आपका जनवरी 1989 में, जनवरी 1989 में। ओके, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, यानी द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का पब्लिकेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1972 में। ओके, ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, चारों का मैंने ईयर बता दिया। पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद कुछ जो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है या इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 1972 की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पहले ए दे रखा है तो ये तो आपका चला जाएगा। ओके, बाकी ये तीनों में भी मामला फंसा हुआ है, तो ये 1972 आ गया। इसके बाद आपका आ जाएगा 2, 1972 के बाद आ जाएगा 4 के बाद आपका आ जाएगा 2 ये है। ओके, तो आपका आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 3 और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 1। ओके, तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है आपका वो बन रहा है कि 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1। ओके, यही ऑर्डर आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लेते हैं स्टूडेंट, कि जो रियो अर्थ समिट है ये जो 1992 में हुआ था ये किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये रिलेटेड है किससे? इन्वायरमेंट से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ओके, इसका जो मुख्य फोकस था अगर उसके बारे में बात किया जाए तो जो रियो अर्थ समिट था इसका मुख्य फोकस था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इसके अलावा आप देखें तो क्लाइमेट चेंज में भी इसका रोल था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन था, बेसिकली ये इन्वायरमेंट के या बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए इस समिट का आयोजन किया गया था। ओके, अगर इसके कुछ की आउटकम्स की बात किया जाए यानी क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई, यानी की आउटकम्स
अगर इसके की आउटकम्स की बात किया जाए तो आपका एक आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है ये 1992 के रियो अर्थ समिट के ही एक आउटकम में से एक था। ओके, अभी आगे इसके बारे में जो हम लोग सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो जो भी इसके मतलब पॉइंट आते जाएंगे हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक ही दिन बता दूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उतना ही पॉइंट को यहाँ पे मतलब हर एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आगे आने वाले सवाल को भी सॉल्व किया जा सके, और उससे जो वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा तो उसको वहाँ पे मैं डिटेल में भी समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत ही समरी के रूप में चलेंगे। तो की आउटकम्स की बात करें तो पहला मैंने आपको बताया कि एजेंडा 21 इसी समिट की वजह से आया था। इसके अलावा आप लोग एक नाम बहुत सुनते होंगे UNFCCC, यानी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, या मतलब फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये भी इसी समिट के थ्रू आया था। इसके अलावा एक और आया था आपका जिसे हम लोग शॉर्टकट में CBD बोलते हैं। CBD का फुल फॉर्म होता है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत फेमस है और इसी का ये आउटकम थी। ओके, आई होप रियो अर्थ समिट के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन जो रिपोर्ट है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि इसको जो ऑफिशियल नेम था इस रिपोर्ट का क्या था, वो आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, ये इसी पॉइंट से ये सवाल आ रखा है UPPCS में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। पॉइंट 3 कह रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जाने तो ये कनाडा में एक जगह है, वहाँ से इसका नाम रखा गया है। बेसिकली जो ये समिट हुई थी वो मॉन्ट्रियल में हुई थी, इसीलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको नाम दे दिया गया है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका पहले एडॉप्ट कब हुआ था, पहले ये देख लेते हैं। ये एडॉप्टेड इन 1987। एडॉप्ट ये 1987 में ही हुआ था, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ था, ये इन्फोर्स कब हुआ था, इन्फोर्स्ड इन जनवरी 1989। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट आपके निकल के आए। पहला कि ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो एडॉप्ट कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि इन्फोर्स कब हुआ है, जो कि इस सवाल में पूछा है, तो वो आपका हुआ था 1989 में। ओके, और इसके अगर एम की बात किया जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या था, तो इसका एम था बेसिकली टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर by phasing out ozone depleting substance, ओके, इसको शॉर्टकट में ODS भी बोला जाता है। ओके, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने वाले सबस्टांस होते हैं उनके फेजिंग आउट की बात कर रहा है, यानी कि उनको कम करने की या उनको बाहर करने की बात कर रहा है। ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली वो ओजोन लेयर से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 4 पे कि लिमिट टू ग्रोथ क्या है। तो इसको प्रिपेयर किसने किया था, मैं जस्ट कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ओके। तो ये जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है इसको प्रिपेयर्ड बाई, ये रिपोर्ट जो थी इसको प्रिपेयर्ड किसने किया था, तो ये प्रिपेयर्ड बाई, ये कभी कभी पूछ लेता है, क्लब ऑफ रोम्स। ओके, क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। और इस रिपोर्ट के मतलब जो मुख्य रूप से आप यूँ कह लीजिए कि जो इसका मेन आइडिया था या मेन थीम था वो ये था कि ये रिपोर्ट मतलब हम सबको चेतावनी देती थी बेसिकली यह कि यदि जनसंख्या जो वृद्धि है, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है या नेचुरल जो रिसोर्सेस है, अगर उनका अधिक दोहन कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ जो प्रदूषण और खाद्य उत्पादन है इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो पृथ्वी पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ये इसका मेन आइडिया या मेन थीम था। ओके, तो लिमिट टू ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को बेसिकली आप ह्यूमन जो आप यूँ समझिए कि आज के समय में जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, बेसिकली क्षरण किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। ओके,
तो ये कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा कह रहा है मटेरियल रिसोर्स, तीसरा कह रहा है आपका इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, चौथा कह रहा है आपका सोशल रिसोर्सेज। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स की ही बात करेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यही देखा कि जो हमारे भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको जो नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड हो उसको बिना कंप्रोमाइज किए हम लोग बहुत ही सस्टेन्ड तरीके से आज के समय में हम लोग इन्वायरमेंट का उपयोग करें। ओके, तो ये बेसिकली जो है वो नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही बात कर रहा है। ओके ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में पूछ रहा है। पहला दे रखा है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑब्वियस सी बात है ये होगा, क्योंकि नेचुरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आप मतलब ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात ही मतलब बेकार हो जाएगा। ओके, इसके बाद कह रहा है ऑप्शन सी में कि डिक्रीजिंग पॉवर्टी, बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर अभी हम लोग आगे देखेंगे कि 17 जो गोल हैं उसमें पॉवर्टी की बात किया गया है, तो ये भी होगा, यानी इसको भी घटाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ये तीनों सही हैं, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी जो 17 गोल हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो 17 गोल हैं जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं, इसे शॉर्टकट में एसडीजीज कहते हैं। ओके, या इसे हम लोग ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, ग्लोबल गोल्स। ओके, इसी को एसडीजी को ही हम लोग ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी जेंडर इक्वालिटी, स्पेस रिसर्च। ऑप्शन सी कह रहा है जीरो हंगर, तीसरा कह रहा है ऑप्शन डी कह रहा है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 17 गोल्स हैं वो हैं कौन कौन से, इसके बाद हम लोग वापस सवाल पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट मैंने प्रोवाइड किया आपको लिस्ट, ये लिस्ट आप लोग कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप लोग रख लीजिएगा। ओके, तो अगर हम लोग गोल्स की बात करें तो जो पहला गोल्स है वो कह रहा है एसडीजी गोल्स, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, एसडीजी गोल्स गोल। ओके, ये 17 है टोटल, कितने हैं 17। तो पहला है आपका नो पॉवर्टी, ऑप्शन गोल दूसरा कह रहा है जीरो हंगर, तीसरा कह रहा है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल 4 कह रहा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा कह रहा है आपका जेंडर इक्वालिटी, 6 कह रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। बेसिकली क्लीन एनर्जी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आठवां कह रहा है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 कह रहा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मैंने याद कर रखा है IQ। ओके, और 10 कह रहा है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट अभी ध्यान रखिएगा, जो गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, जो गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, इसको आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा मदद हो जाएगा। ओके, 11 बात कर रहा है सस्टेनेबल सिटीज़ की। ओके, 12 कह रहा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, 13 कह रहा है क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मैचिंग कराने के लिए अक्सर आता है और ये ऑप्शन जरूर रहता है। ओके, गोल 14 बात कर रहा है लाइफ बिलो वाटर की, और गोल 15 कह रहा है लाइफ ऑन लोल की, लैंड की, यानी LOL। मैंने याद किया है इस तरीके से, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये निमोनिक्स है। लाइफ ऑन लैंड कैसे याद कर सकते हैं कि ये 15 वाला क्या है, लोल। ओके, गोल 16 की अगर बात करें हम लोग, 16 क्या कह रहा है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 कह रहा है आपका पार्टनरशिप विद दी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, तो आपको याद करना है अपने तरीके से, ये मैं इसका कोई निमोनिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ तरीके से याद कर रखा हूँ, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 से लेके 5 तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, सवाल कभी भी पूछ सकता है, ज़्यादातर ये इधर 12 मतलब 10 के बाद वाले से पूछता है, लेकिन 1 से लेके 5 तक आप बिल्कुल याद रखिएगा। 5 पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, 5 इज जेंडर इक्वलिटी। ओके,
और 10 वाला जो है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ इनइक्वालिटी है। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है कि ये 5 है, ये आपका 10 है। ओके, इसके बाद जो है आपका ये 9 वाला जो है ये आई क्यूब के नाम से मैंने याद कर रखा है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये वहाँ पे दिख गया आपको तो ऑटोमेटिक आप 9 लगा दीजिए। ओके, इसके बाद जो 13 है, मैंने 13 आपको बताया कि क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है। 14 आपको याद ही करना है, लाइफ बिलो वाटर। 15 आपका लोल हो गया, लाइफ ऑन लैंड। ओके, तो 13, 14 और 15 ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ओके, बाकी 16 अगर याद कर सकिए तो ठीक है। याद तो ऐसे ऑब्वियस बात है 17 पूरे होने चाहिए एकदम सीरियस से, लेकिन अगर उसमें से जो मेन मैंने वो आपको बता दिया। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। ओके, अब हम लोग सवाल पे आते हैं स्टूडेंट कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कि इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, बिल्कुल होगा। स्पेस रिसर्च हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, यही आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीरो हंगर की बात कर रहा है, ये गोल 2 है, गोल 2। ओके, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करें अगर तो ये गोल 3 है। और जेंडर इक्वलिटी मैंने आपको बताया कि इसको याद रखना है, ये गोल 5 है। ओके, तो आपका कौन सा गोल नहीं है, तो ये स्पेस रिसर्च आपका गोल नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, यानी जो इन्वायरमेंट पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है उसका मतलब क्या होता है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल लोअरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटीज, या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लोअर करने यानी उसको कम करने की बात कर रहा है। एडवर्स चेंज ब्रॉट इन बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके द्वारा जो एक्टिविटीज मतलब यूँ कह लीजिए कि जो इन्वायरमेंट है वो घट रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो घट रहा है। जो भी आज के समय में हम लोग कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ही कर रहा है या इन्वायरमेंट का क्षरण कर रहा है। ओके, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करें तो ये बिल्कुल करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर मतलब को हम लोग समझे कि होता क्या है अगर, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है, यानी इसे हम लोग पर्यावरणीय क्षरण भी कह सकते हैं। पर्यावरणीय क्षरण या इसी को हम लोग ह्रास भी बोलते हैं, यानी कम होना। ओके, तो पर्यावरणीय क्षरण जो होता है स्टूडेंट, इसका अर्थ अगर हम लोग इस रूप में देखें कि जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की जो गुणवत्ता है या जो संसाधनों का क्षरण हो रहा है जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ती हो, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, अगर इसके मेन काजेज यानी इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें। मेन काजेज यानी वो काज जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो डिग्रेड कर रहा है या क्षरण हो रहा है। ओके, तो जैसे वायु प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तब भी वो बिल्कुल इसमें हेल्पफुल होगा। वायु प्रदूषण के अलावा अगर जल प्रदूषण की बात करें तो ऑब्वियस बात है ये भी होगा। इसके अलावा मृदा क्षरण की अगर बात करें, मृदा यानी मृदा को हम लोग गंदा कर रहे हैं, मिट्टी को गंदा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वेजिटेशन या बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस कर रहे हैं यानी उसको काट रहे हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इसके अलावा जो एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं या अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ये सब जो कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए ये क्या है, मेन रीजन है किसके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी इनमें से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिलेटेड नहीं है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल है। पॉवर्टी एलिवेशन की अगर बात करें यानी गरीबी को हटाने की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल से ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी पे चले कि एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन की ये बात कर रहा है तो ये होगा, तो ये बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर एसी हम लोग बहुत चलाते हैं वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो बेसिकली एयर कंडीशन का यूज़ किया जा रहा है, तो उस वजह से जो बेसिकली इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन होगा उससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये होगा बेसिकली एयर कंडीशनिंग जो होगा ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होगा।
यूज ऑफ पेपर बैग, जो कागज़ के बैग होते हैं वो भी इसमें यूज किया जाए तो होगा। लेकिन ये पॉवर्टी जो एलिवेशन की बात कर रहा है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात किया जाए, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो जैसे प्रदूषण को कम करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो मुख्य उद्देश्य होंगे तो प्रदूषण को कम करना हो गया, या जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोटेक्शन हो रहा है, संरक्षण, उसके बारे में बात कर सकते हैं। पॉइंट 3 अगर हम लोग देखें तो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की भी बात किया जा सकता है। पॉइंट 4 की बात किया जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करना है। तो ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य हैं, किसके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के। ओके, आई होप पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इतनी बार आ चुका है कि अब आप लोगों को सस्टेनेबल का मतलब पता चल गया होगा। तो हम लोग आते हैं सीधे सवाल पे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, यानी जो सस्टेनेबल सतत, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका मतलब सतत कृषि, आप कह लीजिए इसको हिंदी में आप इसको सतत कृषि, इसका मतलब क्या होता है वही पूछ रहा है। ओके, तो एक एक करके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला देख रखा है आपका कि सेल्फ सफिशियंसी। ऑप्शन बी कह रहा है कि टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर WTO नॉर्म्स। ओके, ऐसा कुछ ये ऑप्शन समझ तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी तो मुझे वेग लग रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट, यानी भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। ओके, देखते हैं। टू यूटिलाइज, ऑप्शन डी कह रहा है टू यूटिलाइज वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। तो सस्टेनेबल की बात कर रहा है, तो ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि इसमें बात क्या कर रहा है कि जो भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। जो कोई चीज़ है उसकी गुणवत्ता अगर बरकरार रहेगी तो उसी को तो हम लोग सस्टेनेबल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर सतत कृषि के अगर रियल में अर्थ जानने की बात की जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी कृषि प्रणाली जो वर्तमान पीढ़ी की जो खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मिट्टी को, जल को या पर्यावरण को सुरक्षित भी रखे, ताकि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो आवश्यकताएं भी अपनी पूरी कर सकें। ओके, तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ भी आया होगा। तो बेसिकली सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है वो भी भविष्य की गुणवत्ता को बरकरार रखने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये असर्सन रीजन का है कि असर्सन कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स होगा वो नेचुरल यानी कहीं के वेजिटेशन को देख करके हम लोग वहाँ के क्लाइमेट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बेसिकली असर्सन यही कहना चाह रहा है। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है कि वाटर लविंग प्लांट आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी जो वाटर लविंग प्लांट उसे बोलते हैं जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं। आर फाउंड इन मॉइस्ट यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो या जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, ऐसे क्लाइमेट में ये देखने को मिलते हैं। तो आपका रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जो क्लाइमेट को देख के, मतलब नेचुरल वेजिटेशन को देख के हम लोग वहाँ की क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं। और अगर जो मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ पे वाटर लविंग जो प्लांट होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों आपका करेक्ट है और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेन, मतलब रीजन जो है आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेन टू ए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि इको मार्क, यहाँ पे इको मार्क की बात कर रहा है। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इको का मतलब बेसिकली इकोलॉजी से बात कर रहा है। ओके, इकोलॉजी, इकोलॉजी हम लोग बोलते हैं इसको, इकोलॉजी से संबंधित ये बात कर रहा है। इको मार्क आखिर होता क्या है, तो पहले इको मार्क क्या होता है उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। इको मार्क, ओके, इको मार्क के बारे में अगर पहले पॉइंट की हम लोग बात करें तो इट इज अ सर्टिफिकेशन मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, और ये मार्क किसको दिया जाता है, अवॉर्डेड टू एनवायरमेंट फ्रेंडली
इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी इको मार्क उनको दिया जाता है, ऐसे सर्टिफिकेट को उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, यानी वो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे उन्हीं को ये दिया जाता है। ओके, और इसको देने वाला जो, अगर इसकी बात किया जाए कि देता कौन है, तो इसको देने वाला होता है BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, BIS इसको देता है, किसको? इकोमार्क सर्टिफिकेशन को। और ये जो प्रमाणन की योजना थी ये 19, यानी आप कह लीजिए कि ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च इन 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 3 पॉइंट आपको मैंने बताया इको मार्क से संबंधित कि ये लॉन्च कब किया गया था, 1991 में। इसको इशू कौन करता है, तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। और ये किस तरीके का सर्टिफिकेशन है, तो ये बेसिकली उनको दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे वातावरण को नुकसान न पहुँचाएँ। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज प्योर एंड अनएडल्टरेट, यानी उसमें कोई, यानी शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं किया है। रिच इन प्रोटीन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इको मार्क जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो ऐसे इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि वातावरण में कोई प्रदूषण न फैलाए, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा एक्ट? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाज पास्ड, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब पास किया गया था, और इसका काम क्या होता है, तो ये इसका काम बेसिकली क्या है? प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, इसमें यही बात कही गई है, यानी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है कौन? आपका ये करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 1986 में पास किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1986 में ये आप यूँ कह लीजिए कि पारित हुआ था या पास हुआ था। ओके ओके, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, फिर सवाल पे आते हैं। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस की बात किया जाए, जिसे हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक संतुलन कह सकते हैं, संतुलन। ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसे हम लोग पारिस्थितिक संतुलन कह सकते हैं। और इकोलॉजिकल बैलेंस होता क्या है, या पारिस्थितिक संतुलन का अर्थ क्या है बेसिकली? तो इसका अर्थ है कि जीवों और उसके प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटक ठीक प्रकार से कार्य करें, वो बना रहे। यानी पारिस्थितिकी संतुलन जीवों और पर्यावरण के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने की स्थिति को बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिकी संतुलन जो होता है, यह जीव या जीवों कह लीजिए आप, जीवों और पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सवाल में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी, तो फॉरेस्ट पॉलिसी तो बिल्कुल इससे डायरेक्ट लिंक होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट और इकोलॉजी दोनों मिलते जुलते टर्म है, एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं। ओके, तो ये होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात किया जाए तो ये भी आपका होगा, इससे रिलेटेड है। इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी संबंधित होगा। ओके,
पॉइंट 3 कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर कोई इंडस्ट्री कहीं बैठती है तो उसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से एक सर्टिफिकेट लेना होता है, तो बेसिकली ये भी रिलेटेड होगा। एजुकेशनल पॉलिसी की अगर बात किया जाए तो ये भी इससे संबंधित होगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि चारों इससे संबंधित होगा। तो इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस मैंने आपको बताया, और इससे संबंधित जितने भी प्रोटेक्शन करने वाले इसके जो पॉलिसी हैं उसको, या एक्ट है कोई, उसके बारे में हम लोग बात किए, तो इसका करेक्ट आंसर चारों हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT केम इनटू फोर्स इन। NGT की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि NGT का काम क्या होता है बेसिकली। तो NGT का काम बेसिकली होता है कि NGT भारत में जो स्थापित एक विशेष न्यायिक संस्था है, यानी इट इज़ अ स्पेशल जुडिशियल बॉडी है। ओके, अ स्पेशल जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, भारत में है। तो ओके, इसका काम क्या करता है ये, तो ये बेसिकली जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले होते हैं ना, उसके बारे में ये देखभाल करता है, उसी के बारे में ये सुनवाई करता है। तो इसका जो उद्देश्य है बेसिकली, इसका जो आप कह लीजिए कि एम क्या है, तो इसका एम है कि पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित मामले हैं उनका प्रभावी और शीघ्र तरीके से निपटान हो सके या निपटारा हो सके। ओके, तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब सवाल कर लेते हैं इसके डेट के बारे में कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 18 अक्टूबर 2010। 2010 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 18 अक्टूबर। ओके, और किसके अंडर ये इस्टेब्लिश किया गया था? अंडर NGT एक्ट 2010। ओके, इसके अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था, और ये 18 अक्टूबर 2010 को, ये ईयर और मंथ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मंथ और ईयर दे रखा है, तो अक्टूबर 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केम इनटू फोर्स की बात कर रहा है। ओके, तो ये 2010 में केम इनटू फोर्स हुआ, यानी आया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये भी इकोलॉजी से संबंधित है। तो ये किस तरीके के प्रोडक्ट या क्या सिंबल, ये सिंबल क्या दर्शाता है, तो बेसिकली ये इसके ऑप्शन को देखते हैं। गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के बारे में बात तो नहीं करता है। सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इको मार्क जो होता है ये ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो, यानी इन्वायरमेंट को किसी तरीके का हार्मफुल या हार्म नहीं कर पाते होंगे। ओके, एक्सपोर्टेड गुड की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। इंपोर्टेड गुड की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द बुक साइलेंट स्प्रिंग published in 1962 which set the tone for an environment movement in the world was written by, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि 1962 में 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो थी कौन सी, साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी, टोन फॉर एन एनवायरमेंटल मूवमेंट इन दी वर्ल्ड के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग साइलेंट बुक जो है, साइलेंट स्प्रिंग इसको समराइज करने की कोशिश करें तो ये पब्लिश कब हुई है, ये हुई थी आपकी 1962 में, जैसा कि सवाल में ही दे रखा है। ये किस तरीके की बुक है, तो ये एक तरीके की एन इन्वायरमेंटल साइंस बुक है। कैसी बुक है? एन इन्वायरमेंटल साइंस बुक। ओके, और इसको लिखा किसने था, मेन यही सवाल पूछा है कि लिखा किसने था, तो रिटन बाई रैचल कार्सन। ये कई बार सवाल आ रखा है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये कैसे, ये कौन थी रैचल कार्सन, तो ये एक अमेरिकन थी, अमेरिकन मैरीन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट।
ओके, ये अमेरिकन थी, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेचल कार्सन जो है, इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था साइलेंट बुक। ये 1962 में पब्लिश हुई थी। ये एक तरीके की इन्वायरमेंटल साइंस बुक थी, जो कि इस दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी थी। ओके, तो आई होप इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये पूछ रहा है कि जो शहरीकरण है या औद्योगिकीकरण है वो हार्मफुल होता है, क्यों, किसके लिए होता है? तो फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल, ये अगर ये दोनों हो जाएगा तो बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, किसके लिए? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। इसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस एबव। ओके, ये सभी के लिए हानिकारक हो जाएंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, यानी ग्रीन डेवलपमेंट क्या है? एक तरीके की बुक है, इसके ऑथर कौन है वही पूछ रहा है। तो इसके ऑथर आपके हो जाएंगे विलियम यम एडम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसके ऑथर हैं और इसका जो पहला एडिशन था, इस बुक का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बुक पहली बार 1990 में पब्लिश हुई थी, या फर्स्ट एडिशन जो था वो 1990 में पब्लिश हुआ था। ओके, जो ग्रीन डेवलपमेंट बुक है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ड्यूरिंग द मिड 80s decade of 20th century the negative aspect of development was discussed as at large, which one of the following was not such important। यानी सवाल कह रहा है कि 20वीं सदी के मध्य जो 80s के दशक थे, 80s के दशक, वो मतलब उस समय विकास के नकारात्मक पहलुओं पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई थी। किसके? नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है, डेवलपमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा की गई थी। तो इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा है जो नहीं है? ओके, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो बेसिकली ये सवाल चारों ऑप्शन में जो नेगेटिव नहीं होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पे डिग्रेडेशन यानी उसके क्षरण की बात करा, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, तो ये तो होगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन कर रहा है, तो ये भी आपका होगा। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये अभी छोड़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, किसका? एनवायरनमेंट के। आज के समय में देखिए पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से पब्लिक कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, कहीं दूसरी जगह जाके बस रही है, तो ये एक तरीके का क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये तीनों नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट का, उस समय इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, प्लाची माड़ा, इसका नाम है प्लाची माड़ा, विच हैज़ बीन इन न्यूज फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स इन्वायरमेंट लाइज इन। अच्छा, ये 2009 का सवाल है तो उस समय के करंट में रहा होगा। ओके, तो सवाल पहले सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि प्लाची माड़ा है कहाँ, और जो कि सवाल में पूछ रखा है। तो ये अगर इसकी बात किया जाए तो ये पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ये केरला में है। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है प्लाची माड़ा। ये उस समय न्यूज में रहा होगा तो इस वजह से वहां पे सवाल दे रखा है। ओके, तो ये केरला में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। तो क्यों न्यूज में था उसके बारे में ये है कि 2000 यानी 2000 के आसपास इस गांव में बेसिकली जो कोका कोला की कंपनी है ना, वो वहां पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाह रही थी और उसने स्थापित किया भी था। ओके, तो उससे क्या हुआ कि जो यहाँ के वाटर थे यानी जो ग्राउंड वाटर थे वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो गए, जो वहाँ की इन्वायरमेंट थी वो थोड़ी सी डैमेज होने लगी। यही रीज़न था कि उस समय काफ़ी वहाँ पे मतलब न्यूज़ में ये खबरों में रहा था, और यही कारण है कि उस साल ये सवाल पूछ दिया था। ओके, तो ये बेसिकली प्लाची माड़ा है कहाँ पे? तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये केरला में है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ग्रीन वॉश रिफर्स टू, ग्रीन वॉश, इसी को हम लोग ग्रीन वॉशिंग भी कह सकते हैं, ग्रीन वॉशिंग।
ग्रीन वॉशिंग होता क्या है स्टूडेंट? तो ग्रीन वॉशिंग की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई कंपनी है, वो झूठे यानी फॉल्स प्रॉमिस कर करके कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, उसके बारे में जो झूठे वादे किया जाए उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉश। मेरे कहने का सिंपली इतना मतलब है कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो झूठे वादे कर दें, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉश। तो एक एक ऑप्शन करके हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रमोटिंग झूम एग्रीकल्चर। झूम एक तरीके का कल्टीवेशन है जो कि ग्रीन वॉश से रिलेटेड नहीं है। ओके, क्लीनिंग द रिवर वाटर की बात करें तो ये भी नहीं होगा। रिमूविंग द ग्रीनरी की बात करें तो ये भी नहीं होगा। मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस फॉर ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, यानी जो ग्रीन वॉश होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या होता है? इन्वायरमेंट से संबंधित झूठे वादे करना ही ग्रीन वॉश कहलाता है। और बेसिकली जो ग्रीन वॉश है ये काफ़ी आज के समय में उपयोग किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा। अलग अलग जो कंपनियां होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो ग्रीन यानी जो बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रॉमिस या झूठे वादे कर रही हैं इन्वायरमेंट के लेके, तो बेसिकली वो एक तरीके का क्या कर रही हैं? ग्रीन वॉश कर रही हैं। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा और उम्मीद करते हैं कि जो ये लेक्चर मैंने इन्वायरमेंट का आज टॉपिक स्टार्ट किया है ये आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये इससे लगभग यूपी पीसीएस की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ यूपी पीसीएस की, तो ये लगभग 10 से 12 सवाल देखने को मिलता है। अगर ये ज्योग्राफी के साथ अगर ऐड कर दिया जाए, ज्योग्राफी के भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, या इन्वायरमेंट के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन के रूप में होता है। तो अगर ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट की अगर इन ज्योग्राफी से देखा जाए तो 20 से लेके 24 सवाल तक देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट से अगर बात किया जाए 10 से लेके 12 सवाल देखने को मिलते हैं। अगर इन दोनों की बात कर दिया जाए तो ये लगभग 30 से लेके 34 सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 30 से लेके 34 सवाल अगर रफली एवरेज दिया जाए तो लगभग आपको 30 सवाल तो कम से कम देखने को मिलेंगे इन दोनों सब्जेक्ट से। ओके, तो ये इतना भी निगलेक्ट करने वाला सब्जेक्ट तो नहीं है, और इसको मतलब कोशिश करूंगा मैं कि मतलब जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की। लेकिन ऑलमोस्ट फिर भी अगर जितने सवाल दे रखे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 15 लेक्चर के आसपास तो लग ही जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, 40 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास लेक्चर होंगे। लेक्चर थोड़े लेंदी इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन को समझाना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और जो पॉइंट मुझे लगता है ऐसा कि आपको समझ में नहीं आया होगा या आपको नहीं पता होगा तो उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। यही रीज़न है कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कंपेयर टू जितने क्वेश्चन दिए होते हैं। सपोज आज का जो 22 लेक्चर को सॉल्व कराने में ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि मुझे टाइम तो नहीं दिख रहा है लेकिन 1 घंटे के आसपास लगा होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर और ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और बाकी मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।